नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्री और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही की जाती है। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान की मंजूरी दी है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। शेष पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे दौर में सम्मानित किया जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें उत्तराखंड के दास के नाम से जाना जाता है, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 जून से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही है। इस दौरान वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और परेड की सलामी भी लेंगी। ये पहली बार महिला कैंडिडेट के पास आउट होगी। ये पहली बार होगा जब महिला राष्ट्रपति की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वो परेड में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय पर 12 जून को दोपहर के बाद देहरादून पहुंचेंगी। यहां राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगी और रात्रि विश्राम करेंगी। 13 जून को पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी और 12 जून को केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगी। इस दिन दोपहर के बाद हवाई मार्ग से नई दिल्ली रवाना होंगी। बैठक में राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को लेकर चर्चा तेज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर दिए गए सख्त बयानों के बाद नैनीताल में ईद की सामूहिक नमाज को लेकर विवाद गहरा गया है। शहर के ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसे निरस्त कर दिया गया है। नैनीताल जिम खाना एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जारी 2 अलग-अलग पत्र पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। पहले पत्र में 28 मई को नमाज के लिए मैदान आवंटित किया गया था, जबकि दूसरे पत्र में कहा गया था कि खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाले मैदान में धार्मिक आयोजन की अनुमति देना संस्था के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पूरा मामला ऐसे समय में आया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यटन सीजन में 4 धाम यात्रा के बीच प्रशासन की कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में किसी को भी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज मस्जिद, ईदगाह या तय स्थानों पर ही होनी चाहिए। जब हमने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, अरे अब इसमें क्या बुरा कहा? भाई, नमाज पढ़ने के लिए हम मना ही नहीं कर रहे हैं किसी को। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने का तो अपना स्थान है। अब 4 धाम यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, बाबा के यहाँ आ रहे हैं, पूर्णागिरी माता की इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, 21 लाख से ज्यादा लोग वहां चले गए हैं। अब रोडों में आओगे, अव्यवस्था फैलाओगे, जाम लगाओगे, तो ये कहां तक सही है? ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा तो इन्होंने निर्णय तरफ से एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि सरकार नमाज का विरोध कर रही है। अरे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी के आस्था, पूजा पद्धति, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। पूजा हो, प्रार्थना हो, कोई भी आस्था हो, उत्तराखंड में सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होगा विधि के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार और कानून की मर्यादा के भीतर होगा। सड़कें आम जनता की सुविधा के लिए होती है, उनके आने जाने के लिए होती है।
यदि कोई सड़क रोककर अवस्था फैलाएगा तो उससे आम नागरिकों को परेशानी होगी। हमारी सरकार किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देती। जब हम तो वहीं टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मसूरी पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और शहर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मसूरी में अब तक बीजेपी कार्यालय स्थापित न होने पर नाराजगी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों की कमी बताया है। उन्होंने बीजेपी मंडल को जल्द कार्यालय निर्माण की दिशा में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। सांसद ने कहा है कि पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार बढ़ती जाम और पार्किंग की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि विकास के साथ व्यवस्थाओं को संभालना भी जरूरी है, अन्यथा पर्यटकों का मसूरी में मोह भंग हो सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से शहर के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने और गरीबों के लिए हाउसिंग योजना लाने की आवश्यकता बताई है। साथ ही अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाने की पर भी जोर दिया है। उन्होंने भी कहा ऐसा हमने सोचा नहीं था मसूरी में होगा। तो हम टूरिस्ट तो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अलावा छोटे छोटे चीजें भी देखना चाहिए। पार्किंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम है। लोगों को अगर इस तरह चला तो लोगों को आने में भी मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, देखकर बढ़ाना चाहिए और कैसे हम उन लोगों को कंफर्ट भी दे सके, आए और वो लोग वापस चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कुछ कमियां हैं, जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि हमारे यहाँ एक ऑफिस भी नहीं है, कार्यालय नहीं है, जो बहुत दुख की बात है। और मैंने ये भी बोला इतना साल तक इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, उठाना चाहिए और होना चाहिए कार्यालय। तो जरूर इसके लिए भी करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। और क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है 2027 में, और इसके लिए भी सब लोग अभी से काम करना शुरू करें। और हमारे सीएम साहब भी युवा हैं, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, बहुत टूरिज्म को बढ़ा ही रहे हैं, हर चीज को बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम उनसे सीएम साहब से भी जाकर बात करेंगे और यहाँ के जो ऑफिसर्स लोग हैं उन लोग को भी बैठकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैठकर बात करें, डिस्कशन करें तो कैसे हो सकता है। और जो मेरा लगता है कि अगर एमडीडीए कुछ काम कर सके मसूरी में तो बहुत जरूरी। तो वहीं उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से गर्मी अपने खूब तेवर दिखा रही है। चटक धूप और चुभती जलती गर्मी जमकर झुलस रहा है। आलम ये रहा कि बीते रविवार के बाद सोमवार को भी दून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। दिन के साथ साथ शाम के समय भी लू जैसे हालात बने रहे। आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को यह आंकड़ा इतना ही रहा, जिससे दिन भर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही चटक धूप और तेज गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालात ऐसे रहे कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी का असर सिर्फ दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शाम के समय भी लू जैसी गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में लू के प्रकोप से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय आवश्यक बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तो वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में इन दिनों आस्था का ऐसा रेला उमड़ पड़ा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शनिवार 23 मई को एक ही दिन में 1,02,864 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा एक दिवसीय आंकड़ा है।
यात्रा शुरू होने से पहले अब तक कुल 20,46,341 श्रद्धालु चारों धामों में माथा टेक चुके हैं। लेकिन उमंग और श्रद्धा के बीच कुछ ऐसी खबरें भी आई है जिन्होंने यात्रा के उत्साह को एक गहरी उदासी से भर दिया है। रुद्रप्रयाग में 4 यात्रियों की मौत हो गई और तबीयत बिगड़ने से तीनों की मौत हो गई। एक पत्थर की चपेट में आया राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में 2 दिनों में 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। तो वहीं नैनीताल हल्द्वानी में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। में उसका संदेश पूरे देश के अंदर जाता है। आज जैसे हमने यूसीसी का कानून देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और अब पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ गया है। भारतवर्ष के हमारे अन्य राज्य भी यूसीसी लागू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विधानसभाओं में ये कानून पास कर दिया है। अब हमने जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद, अतिक्रमण, इसके खिलाफ जो कार्रवाई की, कुछ लोगों ने कहा कि उस समय ये सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी, वहाँ पर भी ये मुद्दे अब प्रमुखता से उठ रहे हैं। वहाँ की सरकारें भी अब इन पर काम कर रही है। इसका मतलब साफ है कि देश अब आंखें बंद करके नहीं, खुले आंखों से देशवासी आज की कार्रवाइयों को देख रहे हैं। अब केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है, अब काम करना पड़ता है, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। और हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद के मामले हैं, अवैध कब्जे हैं, फर्जी पहचान पत्र बनाने हैं, घुसपैठियों को यहाँ शरण देना हो, अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हों, इन सभी को हम सख्ती से कानून के दायरे में ला रहे हैं। और उसका व्यापक परिणाम भी हो रहा है कि आज आप देख रहे होंगे कि अतिक्रमण बड़ी संख्या में आज हटा है। और आगे की कार्रवाई का सवाल है, तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान के आधार पर चलता है, विधि व्यवस्था से चलता है, इसके नियम कानून है। कोई व्यक्ति नियम कानून से बड़ा नहीं है, और हम नियम कानून को सख्ती से देवभूमि उत्तराखंड में लागू करेंगे। और ये काम हमारा अनवरत रूप से चलता रहेगा, क्योंकि हम उत्तराखंड के अंदर देखिए, आज जो काम कर रहे हैं हम, ये काम केवल आज भर के लिए नहीं है। ये आने वाले 25 साल 50 साल हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए वैदेही भी आई है, छोटी सी बच्ची। तो ये 50 साल आने वाले, 100 साल, इन बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं मिलना चाहिए, इनको सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये काम हमारा लगातार चलेगा, अनवरत रूप से चलेगा। ठीक है बनकोटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगले सवाल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भाई वैभव पांडे जी को। आप शायद कुछ कविता भी सुनाना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद अपना सवाल लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ एक पॉडकास्ट करने का सौभाग्य भी मुझे मिल चुका है, और अभी पिछले 1 साल में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, और एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें आपके और उनके कुछ कामों का उल्लेख किया था। उसको 1 करोड़ लोगों ने पसंद करा देश में, तो मुझे लगा शुरू उससे करता हूँ और उसके बाद अपने प्रश्न पर आऊँगा। युवाओं से जुड़ा प्रश्न है मेरा, क्योंकि मैं उसी ऑडियंस को केटर करता हूँ। तो पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पड़ोस में कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश जलता है, लेकिन मेरे भारत में विकास का काम चलता है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज, लव जिहाद पर धाकड़ धामी का प्रहार चलता है। यूसीसी से समानता का अधिकार,
यूसीसी से समानता का अधिकार मिलता है तो सख्त नकल विरोधी कानून से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृशक्ति और युवाओं के सपनों का उत्तराखंड आपकी हम सबकी मेहनत से ही तो बनता है। मेरे देश में लगातार विकास का काम चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने युवाओं को लेकर एक लाइन कही मेरे से जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उन्होंने कहा डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। जिस भी काम में देरी होती है तो वो काम पूरी तरह से हो नहीं पाता। तो मेरा बस सवाल यह है कि युवाओं को लेकर ऐसे क्या प्लान्स हैं, और जब ये कॉकरोच इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो अक्सर फॉरेन फंडेड होती हैं, तो हम अपने युवाओं को कैसे मुख्य धारा से जोड़े रहें और उत्तराखंड के युवा कैसे आश्वस्त रहें कि अगले 5 सालों में भी धामी सरकार के अंडर युवाओं का विकास होता रहेगा। ये मेरा प्रश्न है। वैसे तो आपका प्रश्न बहुत ही, जो आजकल का जो माहौल है, जो वातावरण है, कुछ लोग जो फैब्रिकेटेड चीज़ें हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को, हमारे बच्चों को गलत दिशा में जो डालना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पूरा देश हमारा जो है ये एक ऐसा देश है जिसको केवल उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे देश को हम देवभूमि कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे पूरब से लेकर पश्चिम, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिस प्रकार के हमारे देवस्थान हैं, जिस प्रकार की यहाँ की विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विविधता में जिस प्रकार की एकता है, और आज का युवा बहुत जागरूक हो गया है। देखिए, ये तो ठीक है कि कोई रील बना दे रहा है सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ समय। अब जो आपका तो ये क्षेत्रीय है पूरा, तो कई बार अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया में डालते हैं, तो उसमें कुछ एक थोड़े बहुत लाइक मिलते हैं, थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, लेकिन कोई झूठ आधी रील काट के, आधी बात काट के, जोड़ के इधर की उधर की कोई चीज़ ऐसी डाल दी जाती है तो एकदम से जो है वो कई हजारों व्यूज पा जाता है, लाखों में पहुंच जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। तो हमारा जो युवा वर्ग है, जेन जी ग्रुप कहते हैं, जैसे नेपाल में जिस समय हुआ था और नेपाल के बाद आपने देखा होगा यहाँ भी कुछ लोगों ने प्रयास किया कि उसी प्रकार का माहौल बनाया जाए उत्तराखंड में भी। लेकिन हमारे देवभूमि के बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी बहुत जागरूक है, और वो अपने, देखिए, जो सही क्या है गलत क्या है उसका वो आकलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, हमारी गीता भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत भी सुनते हैं, रामचरितमानस भी देखते हैं। सारे काम आज के हमारे बच्चे कर रहे हैं, और जो गलत चीज़ें हैं उनका आकलन भी कर रहे हैं। इसलिए बच्चे भी जानते हैं कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। वो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो नए हैं वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि सच में मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा भारत जो है विकसित भारत होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनकी सोच को देखकर मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए बच्चे काम देखते हैं, केवल बातें नहीं देखते हैं, नारे लगाने वालों को नहीं देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वालों को नहीं देखते हैं। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो सही बातें हम बच्चों के सामने रख रहे हैं, बच्चे उस दिशा में हमारे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत की जो मशाल आपने जलाई है सम्राटों के तलवारों से ज्यादा ये काम है। तो हिम्मत की मशाल जला के युवा आपके साथ जुड़ते रहेंगे और उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश बनेगा इस देश का, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव पांडे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अंकित, उनके मन में एक प्रश्न है, वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अंकित जी, कृपया अंकित जी को माइक दे दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। मैं आप ही के गृह क्षेत्र से हूं और इससे पहले आपके हाथों सम्मान का मौका मुझे मिला है। एक हमारा सॉन्ग था गुलाबी शरारा जो मैंने कोरियोग्राफ किया था। तो सर मेरा ये प्रश्न है कि आपको लगता है कि तीसरी बार फिर से भगवा लहराएगा, और हम क्यों तीसरी बार भाजपा को मौका दें? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम क्यों तीसरी बार भाजपा को मौका दें? देखिए अंकित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और केवल बच्चे ही क्यों सोचेंगे ऐसा, बड़े भी सोच सकते हैं कि हम क्यों मौका दें। बिल्कुल सर। उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है,
यहाँ लोग अब सिर्फ नारों से नहीं जागरूक होते हैं, नहीं उस दिशा में बहते हैं, और काम जो लोग करते हैं उस पर लोग वोट देते हैं। और 2027 का चुनाव जब भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता का विश्वास के नाम पर, और निर्णायक नेतृत्व के आधार पर फैसला करेगी। और जहां तक भाजपा की बात है, आज उत्तराखंड में लोग सिर्फ सरकार नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक स्पष्ट विजन देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से 2014 के बाद उत्तराखंड में जो विकास चारों तरफ हुआ है, चाहे हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप यहीं हल्द्वानी में आप देखेंगे तो सड़कें कितनी चौड़ी हो गई। बिल्कुल। यहाँ से हमको दिल्ली जाना हो, यहाँ से हमको देहरादून जाना हो, पहले लोग सोचते थे कि यहाँ से दिल्ली, अरे सवेरे पहले कई दिनों का प्लान बनाते थे कि कैसे जाएंगे, कितने घंटे लगेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, गजरौला में खाना खाएंगे या कहीं चाय पिएंगे। तो वो एक ऐसा प्लान बना के, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम लग जाता था, और मैं तो खटीमा से देहरादून जाता था ना, तो कई जगह रुकते हुए जाता था। रोड इतनी खराब थी कि 12 घंटे 14 घंटे लग जाते थे। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि जैसे ही वहां पहुंचे, कोई घटना हुई, उसी समय रात ही रात चल के फिर वापस आना होता था। अब तो दिल्ली जाने के लिए कोई सोचता भी नहीं है। हल्द्वानी से 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। 4 में। और देहरादून से तो अब 2.5 घंटे में ही पहुंच जा रहे हैं। हमारी हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, सभी हमारे ऑल वेदर 4 धाम रोडें बन रही हैं। अभी आदि कैलाश यात्रा चल रही है आजकल। पिछले साल आदि कैलाश यात्रा में 40,000 से कुछ लोग, ज्यादा लोग गए थे पूरे सीजन में। और प्रधानमंत्री जी 12 अक्टूबर 2023 को, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकोंग और आदि कैलाश की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री। और उनके जाने के बाद ये यात्रा शुरू हुई, और अब